हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th का मैथ्स का जो आपका मिड टर्म एग्जाम का ये सैम्पल पेपर है, तो आज की इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और जैसा इस सैम्पल पेपर का पैटर्न आप इस वीडियो में देखेंगे, ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि 2.5 घंटे है, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा मिड टर्म का, तो आपका एग्जाम भी 2.5 घंटे का ही होगा। और देख सकते हैं आपके 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको जो ये सामान्य निर्देश है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, इनको एक बार समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न है, जिनको 3 खंडों अ, ब और स में विभाजित किया गया है। यानी कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी 18 क्वेश्चंस ही आएंगे और उनको 3 खंडों में बांटा जाएगा, अ, ब और स। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये आप इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा है कि खंड अ में कुल 3 प्रश्न है, जिनमें से एक प्रश्न बहुविकल्पीय तथा 2 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित है। ठीक है, यानी कि खंड अ में जो 3 क्वेश्चंस होंगे उनमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन केस स्टडी वाले होंगे। तीसरा पॉइंट कहा गया कि खंड ब में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 6 प्रश्न है। फोर्थ पॉइंट कहा गया कि खंड स में कुल 9 प्रश्न है, जिसमें 2 अंक के 5 प्रश्न तथा 3 और 4 अंक के 2-2 प्रश्न है। फिफ्थ पॉइंट में कहा है कि प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, यद्यपि प्रत्येक खंड में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हल करना है। और 6th पॉइंट में कहा गया कि ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने आंसर शीट में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं तो इसके नंबर कटेंगे नहीं। हालांकि अगर आंसर गलत होंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर कटेगा नहीं, इसका मतलब यही है। और 7th पॉइंट में कहा है कि कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चंस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, ये हमारा 1 से लेकर 8 तक जो आएंगे वो सारे बहुविकल्पीय आएंगे, यानी कि एमसीक्यू वाले। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस सममित व्यवस्था का उपयोग एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो देखिए इसमें हमें ये 4 आकृतियां बनाकर दी गई हैं। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो हमारा एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखिए ये जो है यहाँ पर छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें टोटल 16 छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं। तो 16 तो हमारा वर्ग होता है किसका, 4 का वर्ग होता है। तो इसीलिए ये हमारा जो है एक वर्ग संख्या को निरूपित करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए इसमें हमारे छोटे छोटे इस तरह से त्रिभुज बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 13 14 और 1 15, इसमें टोटल छोटे छोटे 15 त्रिभुज बने हुए हैं। तो 15 देखिए, क्या 15 एक वर्ग संख्या होता है? नहीं होता। यानी कि यही जो है ये हमारा एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यही हमसे पूछा गया था, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसीलिए मान लीजिए कि ये हमारा आंसर शीट है। तो अपना आंसर कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 1, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन 1 है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा बी ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे सारे क्वेश्चन 1 के ही पार्ट्स हैं। तो इसमें कहा गया है कि चित्र में दिखाई गई 3 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देखिए एक ये रेखा है, एक ये और एक ये एक दूसरे को इस बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि रेखा L रेखा N के लंबवत है, कोण 6 का माप 65 डिग्री है, कोण 3 और कोण 4 के माप का योग है। तो इसमें हमसे ये कोण 3 ये रहा, कोण 4 ये रहा,
इनका माप पूछा गया है। ठीक है, इनके माप का योग, यानी कि जितना ये है और जितना ये है इनको जोड़ करके हमें बताना है कि ये टोटल कितना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। हमें जो है कोण 6 का माप 65 डिग्री दिया गया है, यानी कि जो ये कोण 6 है ये हमारा 65 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, कोण 6 अगर 65 डिग्री है तो कोण 6 के सामने ये कोण 3 बन रहा है, यानी कि कोण 6 और कोण 3 दोनों हमारे बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? आमने सामने है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो इसीलिए कोण 6 कोण 3 दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण 6 65 डिग्री है तो कोण 3 भी हमारा 65 डिग्री होगा। तो कोण 3 कितना हो गया? 65 डिग्री। इसके अलावा हमें कोण 3 पता चल गया, अब कोण 4 पता करेंगे। तो कोण 4 हम कैसे पता करेंगे? देखिए हमारा इसमें जो ये कोण 4 और ये जो कोण 1 है ये दोनों भी हमारे बिल्कुल आमने सामने है, यानी कि ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसीलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। तो देखिए हमसे कहा गया है कि जो रेखा L है वो रेखा N के लंबवत है, यानी कि ये रेखा इस N के बिल्कुल लंबवत है, यानी कि बिल्कुल सीधी है। तो जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है तो यहां पर जो है हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसीलिए कोण 1 हमारा 90 डिग्री का है। अब अगर कोण 1 90 का है तो कोण 4 भी हमारा 90 का होगा। तो कोण 4 90 का हो गया। क्यों होगा? क्योंकि इसके ये सामने है, यानी कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, और ऐसे ही जैसे ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण थे। ठीक है, तो हमें कोण 3 और कोण 4 पता चल चुका है। अब हमसे इन दोनों का योग पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 0 5, 6 और 9 15, तो ये आ रहा है हमारा 155 डिग्री। तो 155 किस में है? देखिए डी ऑप्शन में हमारा 155 है। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका डी ऑप्शन राइट होगा, डी, जिसमें 155 डिग्री दिया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा 155। ठीक है, तो इस तरह से जो सेकंड है क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद थर्ड देखिए, इसको कैसे करेंगे। इसमें हमें इसका मान पूछा गया है, तो देखिए कैसे बताएंगे हम। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 3 की घात 0 गुणा में 7 की घात 0 प्लस 6 की घात 0। तो देखिए हमें जैसे कि पता है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो, यानी कि किसी भी आधार की घात 0 हो, तो वो हमारा पूरा 1 माना जाता है। तो ये 3 की घात 0 है, यानी कि ये हमारा पूरा 1 हो जाएगा, गुणा में ये 7 की घात 0 है तो ये भी हमारा पूरा 1 हो जाएगा, और प्लस में 6 की घात 0 है तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात पता होगी कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो पूरा हमारा 1 माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इन सब की घात 0 0 थी तो इनको हमने यहाँ पर लिख दिया 1 1। अब इसके बाद 1 गुणा 1, यानी 1 1 कम 1, प्लस में क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा हमारा 2, तो 2 सी ऑप्शन में है, यानी कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 2। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। इसमें कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है। PAB पर एक बिंदु है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आकृति दी हुई है। तो हमसे कहा गया है कि BP और PA की लंबाई क्रमशः 4x - 1 और 3x + 4 है। BP की लंबाई है, तो हमसे BP की लंबाई पूछी गई है। अब इसको ध्यान से देखिए, हमसे कहा है कि जो हमें ये त्रिभुज ABC दिया हुआ है ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी 2 भुजाएं बराबर है। तो हमें AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC ये हो जाएगा, तो ये 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर, ये AD ऊंचाई है जो कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो P जो है वो AB पर एक बिंदु है। देखिए ये रहा P, इस AB पर ये हमारा बिंदु है। तो हमें जो है BP और PA की लंबाई ये दी हुई है। BP देखिए B से लेकर P तक इतना, इसकी लंबाई 4x - 1 है, और
पी ए देखिए, पी से लेकर ए तक ये हमारा इतना, इसकी लंबाई 3x प्लस 4 है। तो हमें बीपी की लंबाई बतानी है, यानी कि बी से लेकर पी तक इसकी लंबाई। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले देखिए हमारा जो ये AC 10 सेंटीमीटर है, तो AC और जो ये AB है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसीलिए इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, तो ये 10, तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारा ये AB है ये किसके बराबर है, इस AC के। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ये जो AB है हमारा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AB पर ये एक बिंदु P है। तो अगर इतने को, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है हमारा, ये हमारा PA, इतने को और ये इतना, देखिए B से लेकर P तक, इनको जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा आ जाएगा। ध्यान से समझिए, देखिए यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये इतना P से A तक, यानी कि PA, और यहां से यहां तक, यानी कि B से लेकर P तक, यानी कि ये इतना, इनको अगर जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा आ जाएगा। तो हम इसीलिए इस AB की जगह पर ये BP यहाँ पर लिख सकते हैं, BP प्लस में ये लिख सकते हैं PA, तो यहाँ पर लिख देंगे PA। ठीक है, और बराबर में क्या है, ये AC। अब देखिए BP है, तो BP की लंबाई हमें पता है 4x माइनस 1, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 4x माइनस 1 प्लस PA, तो PA की लंबाई हमारा ये रहा 3x प्लस 4, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 3x प्लस 4 बराबर में AC। तो AC देखिए, AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 10। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये 4x माइनस 1 ये प्लस है, 3x जो है ये भी ब्रैकेट के अंदर, कोई निशान नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो ये प्लस प्लस प्लस, ये 3x, ये प्लस प्लस प्लस, और ये 4 बराबर में 10। अब यहां से ये 4x और प्लस का 3x, तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, और ये 4 प्लस का ये 1 माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा हमारा 3 बराबर में 10। अब यहां से ये 7x बराबर ये 10 है, ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो 10 में से इस 3 को माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा। अब x का मान निकालेंगे तो ये 7, ये 7 इधर आके भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है, तो 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो x का मान हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था, BP की लंबाई। तो BP की लंबाई देखिए हमें ये दिया हुआ है, यानी कि हमें 4x माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसमें ये 4, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, तो गुणा x है, तो x का मान हमने निकाला है 1, इसीलिए x की जगह 1, माइनस में ये 1, 4 1 कम 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि इस BP की लंबाई कितनी है, 3, और ये सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब भी हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। देखिए 3 सेंटीमीटर B ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, B, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमसे क्या कहा है, राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 64 वर्ष होगा। राजू की वर्तमान आयु है, तो हमसे राजू की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो देखिए कैसे बताएंगे, हमसे पूछा है राजू की वर्तमान आयु, तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, हमें राजू की वर्तमान आयु नहीं पता, यही हमसे पूछा है, तो इसी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि मान लेंगे। तो लिखेंगे हम कि माना, क्या मानेंगे हम, राजू की वर्तमान आयु, तो जो राजू है इसकी वर्तमान आयु हम x मान लेंगे। देखिए मैं आपको शॉर्ट में लिख के समझा रहा हूं, क्योंकि ये हमारा जो है MCQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसीलिए डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये हम रफ में करके और आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो हमने राजू की जो वर्तमान आयु है वो x मान लिया,
तो राजू के जो पिता हैं उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। हमसे कहा है कि जो राजू के पिता हैं उनकी वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है। तो राजू की अगर x है तो पिता की 3x हो जाएगी, क्योंकि 3 गुना बोला है तो इसीलिए x का 3 गुना 3x हो जाएगा। अब कहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 64 वर्ष हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो 4 वर्ष बाद की आयु है उनको जोड़ने पर 64 वर्ष आएगा। तो राजू की अगर वर्तमान आयु x है तो 4 वर्ष बाद x + 4 हो जाएगी, और उसके पिता की वर्तमान आयु 3x है तो 4 वर्ष बाद 3x + 4 हो जाएगी। तो इनका योग यानी कि जोड़ कितना होगा 64 वर्ष। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये x + 4 ये प्लस 3x प्लस में 4 बराबर 64, ये x + 3x 4x 4 + 4 8 बराबर 64। तो यहाँ से ये 4x बराबर ये 8 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 64 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 56। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 56, ये 4 इधर आके भाग हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो ये 4 के पहाड़े से 1 बार में ये 14 बार में, यानी कि x का मान हमारा 14 आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था राजू की वर्तमान आयु, तो हमने राजू की वर्तमान आयु x माना था और x का मान 14 आया है, यानी कि राजू की वर्तमान आयु कितनी है 14 वर्ष। ये रहा 14 सी ऑप्शन में, यानी कि हमारा जो 5th क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन राइट है 14 वर्ष। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि और में भी हमें दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ये वाला कर सकते हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है क्योंकि हमें अथवा में दिया गया है। ठीक है, जहां पर भी अथवा में दिया जाता है उन दोनों में से हमें कोई एक करना होता है। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या बोला है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 35 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 है, 2 संख्याओं का गुणनफल है। तो हमसे गुणनफल पूछा है, तो देखिए कैसे बताएंगे, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हमें जो है दोनों संख्याओं का जो है अंतर 35 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम कि जब भी हमें संख्याओं का अनुपात दिया जाता है, यानी कि अनुपात में अगर हमें दी गई है तो इनको हम क्या करते हैं कि इन्हीं के साथ x लगाकर और हम संख्या मान लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है 2 और 7, तो ये हमें अनुपात में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम कि इन दोनों के साथ इस तरह से x लगाकर इन्हीं को हम संख्या मान लेंगे, यानी कि पहली संख्या को हमने 2x और दूसरी संख्या को 7x मान लिया। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि जो ये संख्याएं हैं इनका अंतर 35 है, यानी कि इनको अगर हम घटाएंगे तो हमें 35 मिलेगा। तो देखिए बड़ा ये है छोटा ये है, तो बड़े में से छोटे को हम घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि अंतर का मतलब घटाना होता है, इसीलिए यहाँ पर हम घटा रहे हैं। तो घटाने पे कितना मिलेगा 35। अब 7x - 2x तो कितना बचेगा 5x बराबर में 35। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये 35, 5 इधर आके भाग में हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, x का मान हमारा 7 आ गया। ठीक है, तो x का मान हमने 7 निकाल लिया। अब हमें संख्या पता करना है, तो पहली संख्या को हमने 2x माना था, तो यहाँ से ये 2, इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का होता है, x का मान है 7 तो 2 सत्ते 14। इसके अलावा दूसरी संख्या को हमने 7x माना था, तो ये 7 गुणा x का मान 7, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये आ गई हमारी दोनों संख्याएं 14 और 49। तो हमसे क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो ये संख्याएं आई हैं 14 और 49, इनका हमें गुणनफल बताना है, यानी कि इनका गुणा करना है। तो देखिए 4 9 36 का 6 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 6 6 2 8, 5 और 1 6, 686 आ रहा है। तो देखिए 686 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, यानी कि हमारा इसका जो है यहाँ पर ये और वाला था यानी अथवा वाला, तो अथवा का
सी ऑप्शन राइट है, यानी कि 686। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड मैं करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।